हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यूनिक क्लासेस। तो जैसे कि आप सभी का कहना था कि हम जो है अपने चैनल पर जो हिंदी ए है सोल यानी कि ड्यू सोल का जो हिंदी ए करवा रहे हैं उसकी प्लेलिस्ट की लिंक अगर नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। हमने ज़्यादातर जो कहानियाँ हैं जैसे जुलूस हो गया, मैं हार गई कहानी, और इसके साथ साथ और बहुत सारी जितने भी कहानी आपके में लगी हुई है, भोला राम की जो जीव है वो, और भी बाकी कहानियाँ वगैरह हैं वो हमने करवाई हैं। आप जाकर चेक कर सकते हो। और आपका वहाँ पर कहना ये था कि हम जो आपका यूनिट वन में आपका जो यूनिट वन के अंदर जो चैप्टर 3 आत्मकथा, यात्रा, साहित्य, रेखा चित्र और व्यंग्य और संस्मरण ये करवाएं। और इसका आज हम जो पार्ट 1 है इसमें हम आत्मकथा के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो इसमें इस यूनिट से एक क्वेश्चन ज़रूर आता है पक्का। तो अभी फटाफट देखते हैं हम आत्मकथा। आत्मकथा होती क्या है, स्टार्टिंग में आपको यही इंट्रोडक्शन देना है और आंसर लिखने का मैंने आपको फॉर्मेट बता रखा है। पहले भूमिका लिखते हैं, फिर आपको अपना मेन आंसर लिखना है और फिर उसके बाद निष्कर्ष लिखना है। इन 3 पार्ट्स में आपका जो आंसर होता है वो डिवाइड होता है। अब देखिए, सबसे पहले अगर आपको आत्मकथा को लेकर क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको क्या बताना है कि आत्मकथा क्या होती है। और इसको एक्सप्लेन करने में अगर आपने आज तक कोई आत्मकथा रीड की हुई है तो वो उसका एग्जाम्पल आप यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम आत्मकथा का जो अर्थ है वो देखने वाले हैं। और इसमें हमें यही बताना होता है क्योंकि आपके में इस वाले जो यूनिट 1 है उसमें कहानी, संस्मरण वगैरह, यात्रा, वृत्तांत वगैरह, तो ये कैसे लिखे जाते हैं, किस तरीके से इनकी शुरुआत हुई है, ये चीज़ हमें मेन इनमें बतानी होती है। यानी कि स्वतंत्रता से पहले जो आत्मकथाएँ कितनी लिखी गई, स्वतंत्रता के दौरान किस तरीके की आत्मकथाएँ लिखी गई और स्वतंत्रता के बाद किस तरीके की आत्मकथा लिखी गई है, ये चीज़ हमें बतानी होगी मेनली अपने आंसर में। अब देखो आत्मकथा क्या होती है। आत्मकथा जो होती है, अगर हम देखें तो कोई भी, अगर मैं नॉर्मली आपको बताऊं तो कोई भी जो लेखक है वो अगर अपने जीवन के बारे में, अपने खुद के जीवन के बारे में, अपने ऊपर जो आप बीती होती है, यानी कि उसके ऊपर जो भी चीज़ बीती है उसके जीवन में, चाहे वो दुख भरी कहानी हो, चाहे वो सही मतलब कि बिल्कुल आत्मकथा जो होती है 100% जो होती है वो सही लिखी जाती है। और जो दुख भरी कहानी हो, चाहे उसने कोई गलत काम किया हो लेखक ने, सारी की सारी चीज़ें जो होती हैं जब वह लिखता है तो उसे आत्मकथा कहा जाता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो ये आप इसकी विशेषता बता सकते हो कि तभी आत्मकथा जो होती है, अगर वह सही तौर पर आत्मकथा कही जाएगी तभी जब वह सही तौर पर अपनी सारी जो, चाहे उसने कुछ गलत काम किया हो चाहे सही काम किया हो, अपनी खुद की प्रशंसा हो चाहे अपनी खुद की बुराई हो, वो सब कुछ वो करता है तो वो आत्मकथा कहलाती है। अब देखिए आत्मकथा आत्मकथा सहानुभूति का सबसे जो है सरल माध्यम है, यानी कि अपनी खुद की सहानुभूति जो हम प्रकट कर सकते हैं आत्मकथा के द्वारा। इसके बाद बता रखा है आत्मकथा के द्वारा लेखक अपने जीवन, परिवेश, महत्वपूर्ण जो घटनाएं वगैरह हैं, विचारधारा हो गई उसकी खुद की, निजी अनुभव जो, यानी कि उसने खुद के अपने जो निजी एक्सपीरियंस वगैरह हैं जो उसने यानी कि अगर हम खुद भी देखें तो हम बचपन से लेके अभी तक हमने जो भी अपने एक्सपीरियंस जो भी यानी कि अनुभव जो इकट्ठे किए हैं वो हमारे खुद के निजी अनुभव हैं। हमारी अगर हम अपना आंसर भी अटैम्प्ट करते हैं तो उसमें भी हमारी कुछ विचारधाराएं झलकती हैं। तो हमारी कुछ विचारधाराएं भी होती हैं। और हमारा जो परिवेश है, परिवेश का अर्थ होता है आसपास का वातावरण। अब आसपास का वातावरण ये नहीं है पेड़ पौधे कितने लगे हुए, नहीं। हिंदी में परिवेश का मतलब होता है कि आसपास जो हमारे किस तरीके के लोग रहे हैं, हमारा परिवार कैसा रहा है, हमने जो भी चीज़ें हैं उनसे किस तरीके से सीखी है, हम गरीबी में जिए हैं या फिर हम अमीरी में जिए हैं, हमारे किस प्रकार का आसपास का वातावरण हमें प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो ये परिवेश होता है। और अपने खुद का जो जीवन होता है, ठीक है, ये सारी चीज़ें, और अपनी क्षमताओं और जो दुर्बल है, यानी कि हमारी क्या क्षमता रही है, क्या हमारी दुर्बलता रही है, अपने समय की जो सामाजिक राजनीतिक स्थितियां हैं उनको पाठकों के सामने प्रस्तुत करना ही आत्मकथा है। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में थोड़ा इंट्रोडक्शन दिया था आत्मकथा को लेकर। अब देखिए आत्मकथा का अगर हम आरंभ माने तो सबसे पहली ये इंपॉर्टेंट है आपका, जब आप आत्मकथा को लेकर आंसर अटैम्प्ट करेंगे तो आपको क्या बताना है कि हिंदी की जो प्रथम आत्मकथा है वो कौन सी रही है। हिंदी की प्रथम जो आत्मकथा है वो आरंभिक युग की जो हिंदी है उसमें लिखी गई है। आत्मकथा वो एक लंबी परंपरा रही, यानी कि हिंदी की जो आत्मकथा, हिंदी में आत्मकथा लिखने की जो श्रेणी है, जो श्रृंखला चली थी वो काफ़ी लंबी चली थी। ठीक है, और सबसे पहली आत्मकथा कौन सी रही है, बनारसी दास जैन द्वारा रचित, बनारसी दास जैन द्वारा रचित कौन सी आत्मकथा है, अर्धकथा।
ठीक है। अर्धकथा के नाम से आत्मकथा है। किसने रचित है, ये किसके द्वारा रचित है, किसने लिखी है, कौन राइटर है इसका, बनारसी दास जैन है। तो ये आपको याद कर लेना है, ये आप लिखेंगे और उसे हाईलाइट करेंगे तो आंसर अच्छा रहेगा। ठीक है। आत्मकथा की मूलभूत जो विशेषता जो है इन्होंने अपने इसमें निखारा है। विशेषता हो गई जैसे निरपेक्षता, तटस्थता का इसमें सहज ही जो विवरण है वो प्रस्तुत किया गया बनारसी दास के द्वारा अपनी अर्धकथा के अंदर। ठीक है। इसमें लेखक ने अपने गुणों और अवगुणों को जो है उनका यथार्थ चित्रण किया, यानी कि जैसे उसके अंदर गुण थे लेखक के अंदर, जैसे अवगुण थे यानी जो बुराइयां थी, जो अच्छाइयां हैं उसके अंदर, वो सारी की सारी जो है उनका यथार्थ चित्रण किया है, कुछ भी बनावटी नहीं है। तो उसी को हम आत्मकथा कहेंगे। अगर उसमें बनावटीपन आ जाएगा तो आत्मकथा नहीं होगी। ठीक है। तो ये बनारसी दास ने लिखी थी और बनारसी दास द्वारा ये अर्धकथा जो लिखी गई है ये पद्य में लिखी गई है। अब पद्य क्या होता है और गद्य क्या होता है? पद्य जो होता है आपको ध्यान रखना, पद्य हमारी जो पोएम होती है, जो कविता होती है वो पद्य होती है। और गद्य कौन सी होती है? गद्य विधा। गद्य विधा में हमारी कहानी वगैरह आ जाती है, नाटक हो, उपन्यास हो, ये गद्य विधा में आते हैं हमारे। ठीक है। अब देखिए जो पद्य में लिखी गई बनारसी दास द्वारा अर्धकथा है और ये जो है मध्यकाल, पूरे मध्यकाल में ऐसी आत्मकथा दोबारा किसी ने नहीं लिखी है। ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, आप इसे अच्छे से कर सकते हो पैराग्राफ। ठीक है। इसके बाद अगर हम देखें और भी कुछ, जो अभी हमने पद्य की बात की, पद्य में किसने जो है अपनी आत्मकथा लिखी है। अब हम गद्य की बात करेंगे, गद्य में किसने लिखी है? तो गद्य में एक बहुत ही फेमस नाम है भारतेंदु। तो भारतेंदु के बारे में आई होप आपने पहले पढ़ रखा होगा। वो जो भी चीज़ लिखते, थोड़ी उनकी जो लैंग्वेज होती है वो हार्ड होती है, जो भी लिखते हैं वो। ठीक है। और भारतेंदु बिल्कुल यथार्थ चित्रण करते हैं, चाहे वो आत्मकथा हो, चाहे कहानी हो, चाहे नाटक हो। ठीक है। बहुत यथार्थ चित्रण करते हैं। तो यहाँ पर देखो जो कुछ अन्य गद्य विधाएँ हैं जिसमें जो आत्मकथा है उसके बारे में हमें पता चलता है। और उसमें जो सबसे फेमस जो अगर देखें तो भारतेंदु जो है, भारतेंदु हरिश्चंद्र के समय में विकसित हुई थी गद्य विधा। तो गद्य विधा जो आत्मकथा है, जो गद्य विधा है वो कब फेमस हुई है? भारतेंदु युग में हुई है, भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा हुई है। ठीक है। भारतेंदु ने अपनी पत्रिका के माध्यम से इस विधा को क्या किया है? फेमस किया है, पलवन किया है। ठीक। उनकी जो स्वयं की आत्मकथा है उसका नाम क्या है? अब भारतेंदु के बारे में बता रहे हैं कि उसके युग में, भारतेंदु युग आपने पढ़ रखा होगा जब आपने हिंदी पढ़ी है। तो जो भारतेंदु युग है उसमें जो आत्मकथा है वो गद्य रूप में जो है फेमस हुई थी। तो भारतेंदु ने भी तो शुरुआत की होगी, तभी तो फेमस हुई होगी। तो भारतेंदु की एक आत्मकथा है, उसका नाम जो है आपको याद रखना है, एक कहानी कुछ आप बीती कुछ जग बीती। ये भारतेंदु की आत्मकथा का क्या है? नाम है। अब देखिए इसे जो है इसका एक अंश, जैसे कि आपने 12th वगैरह में पढ़ रखा होगा कि ये जो कहानी है ये इस अंश से ली गई है, ऐसे पढ़ते थे हम। इसका मतलब क्या है कि पूरा का पूरा उपन्यास, पूरा का पूरा जो कहानी है वो हमें पढ़ने के लिए नहीं देते थे, वो हमें उसका एक छोटा सा पार्ट देते थे। इसी तरीके से भारतेंदु ने जो आत्मकथा लिखी, एक कहानी कुछ आप बीती कुछ जग बीती, ये आत्मकथा का नाम था उनकी। और आत्मकथा थोड़ी बड़ी होगी तो उसका छोटा सा जो अंश है वो क्या हुआ था? प्रकाशित हुआ था भारतेंदु का, जिससे हमें कुछ ना कुछ सीख वगैरह मिलती वो, या फिर जो अच्छा लगता है आत्मकथा में वो चीज़ प्रकाशित हो जाती है। तो आरंभिक जो अंश रहा है भारतेंदु का, इसका प्रथम खेल के नाम से जो है वो प्रकाशित हुआ था। तो ये बात ध्यान रखनी है। इसके और इसकी लैंग्वेज कैसी रही थी, भाषा कैसी रही थी? भारतेंदु की आत्मकथा की आम बोलचाल के शब्दों का प्रयोग किया था इन्होंने। अब आम बोलचाल के शब्द है तो लोगों को पढ़ने में जो है बिल्कुल सरल लगे होंगे और उन्हें समझ में आए होंगे। ठीक है। जो एक तरह से बाद की आत्मकथाओं के लिए आधार दृष्टि का काम करती है, यानी कि बाद भारतेंदु की ये जो आत्मकथा गद्य शैली में लिखने के बाद जो भी लेखकों ने जो आत्मकथाएं लिखी है उसके लिए एक तरीके से एक रास्ता जो है भारतेंदु ने दिखाया कि इस तरीके से जो है आत्मकथाएं लिख सकते हैं हम गद्य शैली में। ठीक। अब इसी के बाद जो भारतेंदु के बाद इस काल में, यानी कि भारतेंदु युग में और भी जो रहे हैं, कौन कौन रहे हैं? जैसे सुधाकर द्विवेदी रहे हैं, उन्होंने कौन सी आत्मकथा लिखी है? राम कहानी के नाम से अपनी आत्मकथा लिखी है। ठीक है। अंबिका दत्त व्यास रहे हैं, उन्होंने निर्जवृतांत जो है उस नाम से आत्मकथा लिखी है। और जो कलेवर की दृष्टि से अगर हम आत्मकथा की बात करें तो ये जितनी भी आत्मकथाएं थी वो संक्षिप्त थी, यानी कि ज़्यादा विस्तृत नहीं थी, ज़्यादा बड़ी नहीं थी, संक्षिप्त थी। ठीक है। सिकुड़ी हुई थी। ठीक। और लगभग जो है ये आत्मकथाएं 56 पृष्ठों से ज़्यादा नहीं होती थी, 56 जो पेज हैं उनसे ज़्यादा नहीं होती थी व्यास जी की आत्मकथा। तो इसका मतलब ज़्यादा बड़ी नहीं होती थी। ठीक। तो ये जो है इसका एक वो रही है यहाँ पे विशेषता।
तो अभी यहाँ पर हमने देखा किस तरीके से जो आत्मकथा उसकी शुरुआत होती है और किस तरीके से भी जो आत्मकथाएं हैं गद्य में और पद्य में जो किस तरीके से जो आत्मकथाएं हैं उनकी शुरुआत हुई है, ठीक है, और कौन कौन फेमस है उनके नाम हमने देख लिए हैं। इसके बाद जो है हम देखेंगे कि यहाँ पर अब जो है आत्मकथा को लेकर ये फिर आपका और भी ज़्यादा डिटेल में हो जाएगा, जिससे याद रखना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। तो ये ना करके अब हम जो अपना मेन जो आंसर है, क्योंकि टीचर क्या देखती है कि आपने आंसर में स्वतंत्रता युगीन जो आत्मकथाएं वो लिखी हैं या नहीं, और उससे पहले की और उसके बाद की, ठीक है। तो यहाँ पर देखो स्वतंत्रता पूर्व यानी कि स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले जो आत्मकथा है उसके बारे में हम देखेंगे। तो हिंदी की जो आत्मकथा साहित्य है उसमें जो हंस जो आत्मकथा है उसका योगदान बहुत ज़्यादा रहा है, ठीक है। आपको ध्यान रखना है स्वतंत्रता से पहले की आत्मकथा की बात करें तो हंस जो आत्मकथांक है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहा है। और सन 1932 में प्रकाशित, किसने प्रकाशित किया है ये हंस जो है इसमें जयशंकर प्रसाद, वेद हरिदास, विनोद जो शंकर व्यास और इस तरीके के बहुत सारे जो नाम है यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। सारे के सारे जो साहित्यकार या फिर जो साहित्यकार नहीं भी थे उनके जीवन के कुछ अंश जो है प्रेमचंद ने स्थान दिया है हंस में, ठीक है। तो प्रेमचंद के द्वारा रचित है और प्रेमचंद ने ये इतने सारे जो हमें यहाँ पर साहित्यकार और गैर साहित्यकार जितने भी हैं उनके जो जीवन है उनका कुछ कुछ अंश लेकर प्रेमचंद ने जो हंस जो आत्मकथांक है उसमें शामिल किया है। आत्मकथांक साहित्य कहा जाता है ये, और ये 1932 में प्रकाशित हुआ था, ठीक है। ये देख लिया अब हमने, ये स्वतंत्रता से पहले की बात है। और इस काल में सबसे महत्वपूर्ण जो आत्मकथा है वो किसकी रही है? श्याम सुंदर दास की रही है। अब श्याम सुंदर दास ने कौन सी आत्मकथा लिखी है? मेरी आत्मकहानी, ठीक। सन याद रहता है तो अच्छी बात है, नहीं याद रहता है तो कोई बात नहीं, पर आपको ये बताना है कि श्याम सुंदर दास ने कौन सी आत्मकथा लिखी है? मेरी आत्मकहानी। इसमें लेखक ने अपने जीवन की जो निजी घटनाएं हैं, जैसे मैंने बताया आत्मकथा में अपनी निजी घटनाएं वगैरह जो होती हैं वो शामिल होती हैं। तो अगर आपको नाम याद है कि किसने कौन सी आत्मकथा लिखी है, उसके बाद आप ये लाइन तो आराम से लिख सकते हैं कि निजी घटनाओं के बारे में अपने जीवन के बारे में बताया है, ठीक है। तो यही काम जो है श्याम सुंदर दास ने किया है। और इसकी बजाय जो काशी के इतिहास और समकालीन साहित्य जो गतिविधियों को भरपूर स्थान मिला है, यानी कि इसमें जो है काशी के जो साहित्य है, इतिहास है और जो उसके जो साहित्य गतिविधियाँ वगैरह हैं उनके बारे में भी इसमें चित्रण दिया गया। अपने आसपास के परिवेश के बारे में चित्रण किया है श्याम सुंदर दास ने। लगभग इसी समय जो है बाबू गुलाब राय की जो आत्मकथा है वो भी फेमस हुई थी, वो प्रकाशित हुई थी, मेरी असफलताएं, ठीक है। किसने लिखी थी? बाबू गुलाब राय ने। इस आत्मकथा में लेखक ने व्यंग्यपूर्ण जो रोचक शैली में अपने जीवन की जो असफलताएं हैं उनका सजीव चित्रण किया। यानी कि बाबू गुलाब राय है, उन्होंने जो आत्मकथा लिखी थी मेरी असफलताएं, उसमें उन्होंने क्या किया है, अपने जीवन में जो उन्हें असफलताएं, अपने जीवन में जो उन्हें ठोकरें खाने को मिली हैं उनके बारे में उन्होंने किस तरीके से एक्सप्लेन किया है, व्यंग्यात्मक शैली में विवरण दिया है। व्यंग्यात्मक शैली में यानी कि जो हम एक तरीके से इनडायरेक्टली हम जो है मजाक में जो होते हैं सही बात कह जाते हैं वो व्यंग्यात्मक शैली होती है, ठीक है। उसमें चित्रण दिया है उन्होंने। तो ये हो गया। इसके बाद आप जो है इतना ज़्यादा डिटेल में अगर करना चाहें तो कर सकते हैं, वरना कोई ज़रूरत नहीं है। हमने जो इतना पढ़ा है आप उसे अच्छे से कर लीजिए और फिर लिख लीजिए। इसके बाद हम देखेंगे स्वतंत्रता युग के दौरान। तो सन जो स्वतंत्रता उत्तर यानी कि स्वतंत्रता के बाद सन 1948 में जो है वियोगी हरि के द्वारा जो आत्मकथा लिखी गई थी वो कौन से नाम की थी आत्मकथा? मेरा जीवन प्रवाह। तो ये वियोगी हरि ने लिखी है मेरा जीवन प्रवाह। ये प्रकाशित हुई थी सन 1948 में। इस आत्मकथा में जो समाज सेवा से संबंधित जो अंश है, यानी कि समाज सेवा को लेकर जो रहा है, समाज में जो निम्न वर्ग का जो लेखक है इसे माना जाता है किसे? वियोगी हरि को, ठीक है। इसमें समाज सेवा को लेकर चित्रण किया गया है बहुत अच्छे से, ठीक। यशपाल ने भी इसी टाइम पर अपनी जो आत्मकथा है उनका जो प्रकाशन है वो किया था। और यशपाल के द्वारा जो रचित कौन सी आत्मकथा है? सिंह अवलोकन का जो प्रथम भाग है वो कब प्रकाशित हुआ था? इसका 1951 में प्रकाशित हुआ था, ठीक है।
और इसका दूसरा भाग यानी कि यशपाल ने जो आत्मकथा लिखी है वो 2-3 पार्ट्स में लिखी है। तो दूसरा भाग जो है इसका कब प्रकाशित हुआ, 1952 में प्रकाशित हुआ था, ठीक है। और तीसरा भाग 1955 में प्रकाशित हुआ था। यशपाल की जो आत्मकथा है उसकी क्या विशेषता रही है, उसकी ये विशेषता रही है कि उसने रोचक और मर्मस्पर्श शैली में उसे लिखा, यानी कि बहुत रोचक, यानी पढ़ने में मज़े आते हैं, रोचक ढंग से लिखी है, और मर्म शैली यानी कि दिल को छू जाती है, ठीक है, ऐसी शैली में लिखी है, ठीक। इसके बाद जो द्विवेदी हैं वो आते हैं 1952 में। तो आपको पता होगा द्विवेदी युग भी चलता है। तो द्विवेदी आते हैं जो शांति प्रिय द्विवेदी हैं, और वो क्या करते हैं, वो भी अपनी आत्मकथा लिखते हैं और उनका प्रकाशन भी होता है। तो उनकी आत्मकथा का क्या नाम है, परिवारजक की प्रजा, ठीक है, ये जो है इनका नाम है इनकी आत्मकथा का। इसमें जो द्विवेदी हैं वो क्या करते हैं, जीवन की जो आरंभिक जो 41 वर्ष हैं, उन्होंने अपने जीवन के जो शुरुआती 41 वर्ष जो व्यतीत किए थे, जो बिताए थे, उसमें करुणा कथा का वर्णन किया है उन्होंने, यानी कि अपने स्टार्टिंग के जो 41 वर्ष हैं उनके बारे में अपनी आत्मकथा में लिखा है, ठीक है। इसके बाद जो है यायावर जो है 1953 में आते हैं और वो भी जो है रचना करते हैं, ठीक। चांद सूरज के बीरन, ये नाम रहता है उनकी आत्मकथा का। तो आप जो है ये आत्मकथा है, यहाँ पर आप इनके नाम याद कर लीजिए, एक लिस्ट बना लीजिए कब कौन से काल में किसने क्या लिखा था, और फिर आप अपने आंसर को बहुत अच्छे से अटैम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद सन 1960 में जो है पांडे बेचन शर्मा जो उग्र है वो भी आते हैं, और वो क्या लिखते हैं अपनी आत्मकथा, अपनी खबर नाम होता है उनकी आत्मकथा का, अपनी खबर। और इसके बाद जो होता है हरिवंश राय बच्चन, बड़ा फेमस नाम है हरिवंश राय बच्चन, अमिताभ बच्चन के पिता का नाम है हरिवंश राय बच्चन, उन्होंने भी आत्मकथा लिखी है। उनका जीवन बहुत द्विधा से ग्रस्त रहा है, ठीक है, गरीबी भी उन्होंने देखी है, असफलता भी उन्होंने देखी है, ठीक है। तो जो हरिवंश राय बच्चन है वो आत्मकथा लिखते हैं, हिंदी की सर्वाधिक सफल और महत्वपूर्ण आत्मकथा लिखी है उन्होंने। तो वो कौन सी लिखी है, उसका नाम क्या है, क्या भूलूं क्या याद करूं, ये आत्मकथा है हरिवंश राय बच्चन की। तो आप लिख सकते हैं स्वतंत्रता के बाद लिखी है उन्होंने, ठीक है। और सन याद रखना है तो रख सकते हैं, 1969 में लिखी है। इसके साथ साथ नीड का निर्माण फिर, ये भी जो है इन्होंने लिखी है। इसके साथ साथ जो बसेरे से दूर, ये भी एक आत्मकथा है, और दशद्वार से सोपान तक, ये 4 भागों में विभाजित है उनकी आत्मकथा, ठीक है। आत्मकथा हरिवंश राय बच्चन की 4 भागों में विभाजित है, जिसके नाम हमने देखे हैं। पहला नाम जो है हमारा ये रहा, क्या भूलूं क्या याद करूं, दूसरा नीड का निर्माण फिर, तीसरा बसेरे से दूर, और चौथा दशद्वार से सोपान तक, ठीक, ये लिखी है। और इन आत्मकथाओं में उसने जो है अपने बचपन से लेकर, यानी कि प्रथम जो ये इसका खंड है उसमें बचपन से लेकर यौवन तक का चित्रण किया है उन्होंने अपने। द्वितीय भाग में उन्होंने आत्मविश्लेषणात्मक पद्धति में जो है अपने आप को जो है जो खोजा, एक तरीके से एनालाइज किया है, वो लिखा है। तीसरे भाग में जो हरिवंश राय बच्चन है उन्होंने अपने जो विदेश प्रवास है उसको लेकर लिखा है। और चौथे में उन्होंने अंतिम भाग में बचपन ने अपने जीवन के अंतिम वर्षों के अनुभवों को चिंतित किया, मतलब कि संचित किया है यहाँ पर, यानी कि अंतिम में जो दिन रहे हैं उनके, उसके बारे में बताया है, ठीक है। ये जो है गद्य में लिखा गया है और ये भाषा इनकी सहज और सरल रही है। तो यहाँ तक हमने देख लिया किस तरीके से जो आत्मकथाएं वो लिखी गई थी, तो ये हो गया। और इसके बाद जो है आप देख सकते हैं आपके जो ओम प्रकाश हैं उन्होंने झूठन जो है, और मोहनदास ने जो है अपने जो पिंजरे हैं, इस तरीके से बहुत सारी आत्मकथाएं हैं, आप लिख सकते हैं। तो आप यहाँ पर आपको याद करने पड़ेंगे आत्मकथा और उसके रचयिता और क्या नाम रहा है उनकी आत्मकथा का, तभी आप उसे बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं। मैंने जैसे बताया, आपको ये बताना है कि उन्होंने अपनी आत्मकथा में क्या क्या चित्रण किया है, कुछ विशेषता यहाँ पर बताई गई हैं, कुछ अपनी तरफ से आप जोड़ सकते हैं कि उन्होंने अपने निजी जीवन के बारे में बताया इस तरीके से, ठीक है। जो स्वतंत्रता पूर्व और स्वतंत्रता उत्तर, ये 2 जो काल हैं बताए गए हैं आत्मकथा के। और उससे पहले हमने जो है देखा है किस प्रकार से जो आत्मकथा कौन सी सबसे पहले रही है, पद्य और गद्य शैली में किस तरीके से जो है विकसित हुई है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो आत्मकथा होता है ये कंप्लीट होता है, और अगर आप चाहेंगे और इस पर जो व्यूज़ आएंगे उसी के अकॉर्डिंग जो है, क्योंकि जब तक व्यूज़ नहीं आते हैं यानी कि आपको अच्छी नहीं लग रही है और आप यहाँ तक पहुँच चुके हैं, तो आई थिंक आपको अच्छी लगी होगी।
तो हम जो है नेक्स्ट जो पार्ट है वो लेकर आएंगे, वरना लाने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, ठीक है, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। और इसके साथ साथ आप क्या कर सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। प्लेलिस्ट का लिंक जो है हिंदी लैंग्वेज ए का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप जाकर चेक कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का भी लिंक जो होगा वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा, आप जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप जो है जो भी सजेशन देना चाहते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। और आपको किसी भी तरह की कोई भी मदद चाहिए हो वो भी मुझसे आप कमेंट बॉक्स में मांग सकते हैं, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।